हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होता है। हाल ही में कुछ ऐसे विवाद उभर कर सामने आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे संबंधित कुछ बातें स्पष्ट की गई है। तो सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, देखने का और समझने का प्रयास करेंगे यह क्यों जरूरी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी और राष्ट्रीय कर्तव्य हमारा किस रूप से सामने आना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी क्या है इस संदर्भ में, उसे हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं टॉपिक क्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय जो कर्तव्य है उसका संदर्भ क्या है उसे हम देखेंगे। विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया इस मामले में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व किस रूप से है, एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान के तौर पर हम इसका अधिकार और इसकी सीमाएं भी साथ में देखेंगे, और स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या है उसे भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में रूसी मॉडल क्या कहता है और भारतीय संदर्भ इस दिशा में किस रूप से प्रासंगिक है, तो हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति है इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर है तो आप वहां पर जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्लास के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वहां जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। रीज़न उसके पीछे है कि पेपर कटिंग आपको डेली वहाँ अवेलेबल कराया जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के तौर पर, और एक जो एक्टिव स्टूडेंट है उसके लिए आवश्यक यह महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर इसे हम लोग आपके सामने अवेलेबल कराते ताकि आप एक्टिव रूप से काम करते रहें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मामला समझिएगा, संदर्भ क्या है। हालांकि इस मुद्दे को मैं लगातार 2 साल से 3 साल से अपने डीएनए के कोर्स में आप लोगों को बोलता रहा हूं कि जब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो साथ में व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य इंगित होता है। अर्थात व्यक्ति को बोलने से पहले अपने सामाजिक दायित्व को सामने रखना चाहिए कि मेरे बोलने से, कुछ करने से, प्रेस नोट करवाने से क्या किसी सामाजिक दायित्व का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, संविधान हमारा है ना, हर मामलों में स्पष्ट नहीं है, कुछ इसके हिडन पार्ट है। हिडन पार्ट के तौर पर आपको संविधानवाद को समझना होगा। संविधानवाद अर्थात हमारा संविधान की कल्पना किस दिशा में है प्लस किस निर्देश के साथ है, दिशा प्लस दशा प्लस निर्देश। ध्यान रखिएगा, इस मामले में हमको समझने की आवश्यकता है हमारा संविधान किस रूप में व्यापक तौर पर कुछ बातें छुपाए रखी है जिसको हमको व्यक्ति के तौर पर समझ के रखनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं के तौर पर समझ के रखनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्थाओं का दायित्व निर्वहन हो सके। यही मामला इस पूरे प्रकरण में देखने को मिलता है। तो उसी संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ सबसे पहले देखिएगा, संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है, युक्ति प्रतिबंधों के साथ यह है, जो कि हम लोग पूर्व पूर्व तौर से हम लोग जानते भी है, क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको मैं आगे स्पष्ट करूंगा, पर ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता असीमित नहीं है, सीमित है। पर सीमित है तो किस आधार पर सीमित होगा, किस सीमा पर सीमित होगा, किस दशा में सीमित होगा, यह निर्णय राज्य की संस्थाओं के द्वारा लिया जाएगा। और राज्य तौर कहने का मतलब अनुच्छेद 12 के तहत जो हमारा राज्य परिभाषित है, ध्यान रखिएगा, जिसमें माननीय न्यायालय भी आ जाता है। तो इसे संदर्भ समझिएगा कि कोई नहीं, कोई कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकता। अर्थात हम जो भी वाक्य हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर रहे हैं या अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, उसकी कोई एक स्थान होगा, कोई प्लेस होगा जिसके आधार पर हम उसको रखेंगे। कोई घटना प्रक्रम के मामले में अगर हम देखते हैं तो उसको हमको समझना होगा। अर्थात आत्मबोध, आत्मसंतुष्टि की बात यहाँ हो रही है कि आपको आत्मसंयमति कैसे रहना, आत्मसंयम कैसे बना कर रखना किसी मामले में। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा घटनाक्रम घट रहा है, उतावलेपन में अपने विचारों को व्यक्त कर दे,
वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो घटनाक्रम, किस दशा के साथ वो प्रस्तुत हो रहा है वो घटनाक्रम, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये मामला कितना संदिग्ध है। तो उन सभी मामलों को आपको ध्यान में रख के ही एक जब हम जवाबदेह पद पर रहते हैं तो और भी यह निष्ठा बढ़ जाती है, और भी यह कर्तव्य बढ़ जाता है कि आप उस समय संयमित रहें। अर्थात आप बोलने से, कुछ करने से, कुछ व्यक्त करने से पहले आप उन मुद्दों को समझने का प्रयास करें। कब तक हमें चुप रहनी है, कब तक हमें उसके संदर्भ में बातें नहीं करनी है। यही मामला तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अशोक जो यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर अली खान जो महमूदाबाद हैं, उनकी एक उकसावे वाले टिप्पणी के मामले में सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि आज हर कोई अधिकार की बात कर रहा है लेकिन अपना कर्तव्य कहाँ है। अर्थात जब हम ये शब्द आपको डीएनए में बार बार यूज करते थे तो आप लोगों को लगता था कि नहीं सर ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी एग्जाम्पल के तौर पर बोलता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब रील्स हो, या हम बात कर ले एक्स की बात कर ले, या सोशल मीडिया के अन्य उपकरण भी हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति की कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बस विचारों को वहां पर छोड़ देने की आवश्यकता है। हम एक्स की बात करें जो ट्विटर पहले हुआ करता था, उसकी बात हो रही है, या फेसबुक पर आप सुबह उठे, मॉर्निंग में उठे, आपको कोई घटनाक्रम दिखा, उसका पूरा बैकग्राउंड भी पता नहीं है पर आप उसके बारे में कुछ बातें बोल देते हैं, या आप गाना गाते वक्त या समाचार एंकरिंग में आप ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके आधार पर आपको तत्कालिक रूप से आपको तो बहुत प्रसिद्धि मिल जाएगी, पर उसका राष्ट्र उसका खमियाजा भुगतना पड़ता, पूरी संस्थाओं को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता। तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता। आप बिल्कुल, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, पर उसकी सीमाएं क्या है आपको पहले पता होनी चाहिए। राष्ट्र और राष्ट्र की एकता अखंडता से परे जाकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों की बात नहीं कर सकता है जब तक आर्टिकल 21 की बात ना हो रही हो। यहाँ पर ध्यान समझने का संदर्भ समझिएगा। इसी मामले में इंटरनेट मीडिया के दौर में हर व्यक्ति के पास सार्वजनिक मंच है। जो आप सुबह उठ के ना रायता लोग जो फैलाते हैं ना, और रात सोने से पहले जो रायता फैला के जाते हैं, उनके संदर्भ में बात हो रहा है, जहां पर वह अपने विचार और टिप्पणियों को आसानी से साझा कर देते हैं, पर उसके साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे यह कोई नहीं है। तब तक पता चलता है पूरा सोशल मीडिया उससे भरा पटा रहता है, उसके विचारों से, उसके नेगेटिव कॉन्ट से देश के अन्य अन्य मुद्दों के संदर्भ में बातें हो जाती है। जहां तक तीर न चलाना वहां तक धनुष का बाण खींचा जाएगा। यह चीजें ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया में एक हद तक लोकतंत्र को मजबूत किया है। व्यक्ति की आज़ादी ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, तो जिसके आधार पर हम लोकतांत्रिक संरचनाओं में अपने अधिकारों को प्राप्त किए हैं। यह बहुत हद तक जरूरी भी है, पर लेकिन कई बार बिना सोचे विचारे की गई टिप्पणी देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को कमजोर कर देती है। आपका विचार देखिए, तत्कालिक उसमें अभी क्या बोला कि आप सोने से पहले या जगने के बाद जो क्रिया गतिविधि करते हैं सोशल मीडिया पर, उससे तत्कालिक रूप से लगता है आपको कि हाँ, हमने अपना भड़ास निकाल दिया अपने वैचारिक अभिव्यक्ति के तौर पर। वो हो सकता है संस्था के तौर पर आपको लग रहा होगा, संस्था पर आपको ब्लेम करने की आवश्यकता होगी, सामाजिक कुरीतियों पर होगा, या XYZ किसी भी मामले में होगा, तो तत्कालिक रूप से आपको तो लगता है हमने अपना विचार रख दिया, पर उस विचारों ने किन किन मुद्दों को छुआ है, किन किन संदर्भों को छुआ, इसका आकलन आप नहीं करते हैं। यही मामला कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाता और आपको कर्तव्य की बात कर देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य प्रति जागरूकता का बोध क्या है, इस तरह के मामलों में अंकुश लगा सकता है। इसकी पड़ताल अहम मुद्दा। अर्थात हम पड़ताल जैसे तंत्र, जो मान लीजिए इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, आपको अभी हाल ही में मामला आया होगा, अभी आपको बिहार के जो तेजस्वी जी हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके बोला गया कि उनका पर्सनल डाटा लीक कर दिया गया। अब ये कितनी सच्चाई अलग मुद्दा है, पर यह ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति का अगर हैक कर लिया जा रहा है, मैं कितनी दफ़ा एक्स पर देखा हूँ, राष्ट्रपति का क्लोन बना के रखा हुआ है अकाउंट, प्रधानमंत्री का क्लोन बना के अकाउंट रखा है, हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल जी, उनका अकाउंट क्लोन बन कर रखा हुआ, अर्थात उनको उनके अकाउंट की क्लोन बनाकर लोगों को है ना भड़काया जा रहा है। अब सोच के देखिए, अगर इस प्रकार के
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संस्थाएं जो जिम्मेदार संस्थाएं अगर पड़ताल नहीं करें, उनकी जांच नहीं करें, उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं करेंगी तो यह मामला और भी संदिग्ध हो जाएगा। कौन व्यक्ति यह छोटा सा, मान लीजिए आप अगर ऐसे विचार भी नहीं रखते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट बना के आपके विचारों का, है ना, आपको सामाजिक कर्तव्य जो आप निर्वहन भी कर रहे हैं उसके विपरीत आपका विचार आपको व्यक्त करते हुए दिखेगा सोशल मीडिया। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल व्यक्ति की ही जवाबदेही नहीं बनती है आपकी संबद्ध संस्थाओं की भी। आप किस प्रकार का आप प्राथमिक अपना रहे हैं इन मामलों में। इसी के साथ समझने का प्रयास करिए कि विवाद क्या है। विवाद यह है कि यह फोटो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, 8 मई 2025 का, जिसमें आपने जो हमारे कर्नल सोफिया है, विंग कमांडर व्योमस सिंह है, जो आपको पहलगाम हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में आप देख रहे 2 संदिग्ध महिला, जो जवाबदेह महिला है, और हमारे जो विक्रम मिस्त्री जी हैं जो प्रवक्ता के तौर पर हैं सरकार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो प्रोफेसर हैं, जो महमूदाबाद वाले प्रोफेसर हैं, नाम उनका है, उनके द्वारा यह बोला गया कि मीडिया ब्रीफिंग का दृश्य महत्वपूर्ण था, लेकिन यदि इसे जमीन पर ठोस बदलाव के से समर्थन नहीं मिलता, यह एक पाखंड होगा। अब ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा कुछ शब्द बोले गए जिसके हिडन पार्ट है, अर्थात हिडन मतलब है कि आप बोले ठोस बदलाव का समर्थन नहीं मिलता। क्या आपको इस मामले में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए थी उस समय कि आपके पास, देखिए ऐसा नहीं कि आत्ममंथन कीजिए ना, आपके सामाजिक दायित्व के तौर पर आप अपने धर्म और अपने रिलीजियस में कितना बदलाव करना चाहते हैं, इस मुद्दे पर कभी आप चर्चा कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है, अलग धारणा चलता, तो वो सबके लिए दायित्व निर्वहन करवाता है ना। तो यहीं पर ये चीज समझिएगा, जब आप एक उंगली किसी पे उठा रहे हैं ना, तो आपके 4 उंगली आपके तरफ है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि 4 उंगलियों के बीच आपका दायित्व क्या है। क्या आप इस 4 उंगली के लिए तैयार हैं जो आपके तरफ मुड़ी हुई है? यही संदर्भ समझने का आवश्यकता है कि आप ठोस बदलाव का करिए। कब करनी है? जब इस प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दे ना हो, आप जाके ग्राउंड लेवल पर काम करिए। क्या सरकार ही सभी चीजों का दायित्व ले रखी? अभी एनजीओ जैसी संस्थाएं चल रही है, तो आपको दायित्व निर्वहन करने के लिए आपको आगे आने की चाहिए। आपको इस प्रकार से कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए वक्त और दशा देखने की आवश्यकता है। हर एक मामले में किसी के चीजों को कहीं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यही सबसे बड़ा मामला। अब पाखंड होगा जैसे शब्दों का प्रयोग करना आपके सभी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है। क्या आपको लगता है यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, पाखंड हो रहा? इनके द्वारा, देखिए, एक पूर्व राज्यसभा के मेंबर रहे, उनके द्वारा कुछ बातें की गई है। जब राज प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा था, तब प्रोफेसर द्वारा सांप्रदायिक मुद्दों को उठाना, अर्थात इस प्रकार के मुद्दों की हमको समानता चाहिए, हमें ठोस बदलाव की आवश्यकता है जो जमीनी हकीकत पर होनी चाहिए, तो आत्मचिंतन होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कोई दो राय नहीं रखता। आपके विचार बेहतर है कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अपने कुनबे में बदलाव की बात करते हैं, या सरकार के दायित्वों के निर्वहन की बात कर रहे हैं, पर वो वक्त गलत था, यही समझने की आवश्यकता है। और इसमें देखिए, देश को विभाजित करने का प्रयास करना गलत था, अर्थात इस ऐसे मुद्दे पर जहां हर मुद्दे पर सेना के द्वारा किए गए कार्य दायित्व का, देखिए, सेना अपने इंटेलेक्चुअल राइट के लिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजी के लिए जानी जाती है कि उसको सरकार को भी नहीं पता होता वो क्या करनी चाह रही, बस उसे सरकार ये ऑर्डर देती, आप इस मुद्दे पर, इस घटनाक्रम पर अपना जो भी कार्य करना है करिए। वो अपना जो इंटेलिजेंस इनपुट है ना, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करती है। आपको क्या लगता है, सेना किसी प्रकार का मिशन पर जा रही है तो प्रधानमंत्री को उसका डिप्थ नॉलेज दे देती है? हाँ, यह जरूर बताती है, राष्ट्रपति को भी यह बताएगा या प्रधानमंत्री को बताएगा कि हम इस प्रकार की योजना बना रहे किसी हमले में। अगर उसे मंत्रिमंडल के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे दिया जाता है, वो कैसे हमला करेगा, किस रूप में हमला करेगा, कहाँ से हमला करेगा, कि क्या क्या इक्विपमेंट्स उसमें यूज होंगे, वो राष्ट्रपति को तक नहीं बताया जाता है। सेना इतना अपने आप को सिक्योर रखती है, इस चीज को समझिए। तो आप एक सामाजिक दायित्व निर्वहन में करते और आपको बोलने की आज़ादी दे दी, कुछ भी बोल कर चले जाइएगा। अब सोचिए कि इसी मामले में प्रेस ब्रीफिंग भारतीय सेना की मनोवैज्ञानिक अभियान माना जाता है। देखिए,
केवल जंग है ना, सेना जंग जब लड़ती है केवल सरहदों पर गोली बारूद चला के और मिसाइलों को दाग कर, ड्रोन को दाग कर नहीं जीती जाती है, वो मनोवैज्ञानिक भी खेला जाता है। इस प्रकार के जब अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो दूसरा राष्ट्र है, हमारा शत्रु राष्ट्र है, उस पर हम दबाव बनाएंगे, अतिरिक्त दबाव बनाएंगे कि हमारा हमारा सक्सेसफुल रेट कितना रहा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारा डेलीगेशन विश्व में घूम रहा है आतंकवाद के मुद्दों पर। समझ रहे हैं हम किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं पूरे विश्व पर और साथ साथ पाकिस्तान पर, कि आप अगर नहीं सुनोगे हमारे सरहदों के बारे में, हमारे आतंकवादी घटनाओं के बारे में, घूम घूम के सारे राष्ट्र को उसके आतंकवादी घटनाओं को याद दिलाएंगे। तो सोच के देखिए कितना मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर अभी पड़ेगा इंटरनेशनल बॉडीज पर। यूएन की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, रूस पर बात कर ले, चीन की बात कर ले, कितना आप नकार दीजिएगा। यही स्ट्रेटजी होता है, यही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके आधार पर हम विजय प्राप्त करते हैं। केवल मिसाइलों से नहीं जीती जाती है। युद्ध में एक महाभारत का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, युद्ध केवल रन में नहीं जीत जाती है, वो उससे पहले आपको दिमाग के रण क्षेत्र में उसका प्लान बनाना पड़ता है। आपको यही चीज समझने की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो यही आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे संबंधित बातें की गई। इसलिए इस पर ब्रीफिंग करने वाले कर्मियों को भी प्रतिकूल टिप्पणी हमारे सैन्य अभियानों का सीधा हमला माना जाएगा। इसलिए इसे देशद्रोह के रूप पर देखा जाता है कि आप है ना, किसी भी अभी हाल ही में आप देखे होंगे हमारे जो कुछ गद्दार यूट्यूबर्स हैं, जिनके द्वारा लोकेशन शेयर किया गया पाकिस्तानी एजेंटों को। तो आप सोच के देखिए हमारे देश में कितने प्रकार की समस्याएं जूझ रहा है, जिसके आधार पर हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कब आप किस मामले में शत्रु को सपोर्ट कर देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा हम व्यक्ति की आज़ादी के तौर पर हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर इसका अर्थ बिल्कुल यह भी नहीं है कि आप उसका उल्लंघन कर दें। इस प्रकार इस मामले में न केवल प्रोफेसर के व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार का है, बल्कि यह स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। मात्र केवल आप एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है कि आपको आज़ादी दिया गया है, व्यक्तिगत आज़ादी। आप व्यक्तिगत विचार आपको प्राप्त हैं, पर किस मामले में, किस सीमा में, किस दशा में, आपको यह समझनी चाहिए। हर उस मुद्दे पर आपको संदिग्धि अपनाने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक दायित्व आपका टूटता ना हो। इसी के साथ साथ आपको समझिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है सूर्यकांत, उनके द्वारा सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर बोलने का यह सही समय है। अभी हाल ही में एक बीजेपी के एमपी के द्वारा भी ऐसी, जो बीजेपी के एक मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, उनके द्वारा भी कुछ बयान बोल दिया गया। उनके मामले में भी यही निर्णय लेने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। तो आप जब सार्वजनिक दायित्व पर हैं तो आपका एक एक बोली आपका है ना प्रेस नोट माना जाएगा। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या यह समय इतना सांप्रदायिक होने की भी बात करने का है कि हम इस प्रकार के मुद्दों को उठा दें कि जब हमारे पास लाखों समस्या हो सकती है, उसका समाधान करने का तंत्र हमारे पास अलग अलग तरीके से हो सकता है, पर पूरा राष्ट्र अभी उस मामले में उलझा हुआ है जहां पर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता की सवाल है। अगर जरूरत पड़ेगी ना इस मामले में, अगर राष्ट्र अगर आपसे बोल दे कि अभी हमको सैनिकों की जरूरत है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सारे अपने सामाजिक दायित्व को छोड़ते हुए, अपने व्यक्तिगत दायित्व को छोड़ते हुए आपको राष्ट्र की एकता की सेवा भाव करने की आवश्यकता होगी। इस तरीके के मुद्दे जब आप समझ जाइएगा तो इस प्रकार के विचार भी आपको कमोवेश कम हो जाएंगे इन सब मामलों में। बाद में आप विचार रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जब मामला ठंडा हो जाए, मामला पूरी तरह समाप्त हो जाए, तब आप अपने विचार को रखिए, सरकार से अपनी बातों को रखिए। क्या यह केवल पब्लिसिटी मात्र मानी जाएगी? यही एक संदर्भ है सुप्रीम कोर्ट का। देश ने इस बड़ी चुनौती का सामना किया है, दहशतगर्द हर तरफ से आए और हमारे मासूमों के हमला किया। हम एकजुट रहे, लेकिन इस समय इस अवसर पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? क्योंकि इस मामले, इस तरीके के मुद्दे पर, इस तरीके के इस समय जो घटना घटी हुई है, उस समय पब्लिसिटी प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि अधिक लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। लोग इसी को अभी सर्च करते हैं, ऐसे मुद्दों को सर्च करते हैं, उसको हवा देते हैं। बहुत से देश के विरोधी भी इसमें हवा दे देते हैं, फेक अकाउंट बनाकर आपका चीज़ें बढ़ावा शुरू कर देंगे। आपके सोशल मीडिया अकाउंट का कट करके अपने मीडिया अकाउंट पर चलाएंगे।
इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। जस्टिस सूर्यकांत कौन है, तो इसको भी समझ लिए। अभी देखिए, अभी वर्तमान चीफ जस्टिस जस्टिस जो B.R. गवई हैं, 23 नवंबर 2025 को रिटायर कर जाएंगे। तो उनके स्थान पर वरिष्ठता का जो नियम हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, उनके जगह सूर्यकांत देश के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं, जो 1 साल 2 महीने तक देश के चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और समान गणना के आधार पर उनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक हो सकता है, ऐसा बात हो। तो चीफ जस्टिस के बारे में भी आप लोगों को समझने की आवश्यकता, सीखने की आवश्यकता। सूर्यकांत हैं कौन, अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या है, तो यह महत्व समझिएगा कि जब जीवंत लोकतंत्र का एक मूलभूत तत्व माना जाता है, सभी नागरिकों को देश की राजनीति सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ एक स्वस्थ लोकतंत्र की सभी प्रकार की अभिव्यक्ति, जिसमें हम मौखिक लिखित प्रसारण की बात करते हैं, पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, उनकी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी लोगों एक सच्चे लोकतंत्र में अपनी आवाज़ सुनने का अधिकार होना चाहिए। यह अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का महत्व है कि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक तत्व है। उपरोक्त स्वतंत्रता का अभाव में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, जो सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और आम जनता के बजाय कुछ विशेष हिस्सों में सेवाएं करने लगती है। सवाल बहुत जरूरी है सरकार से करने, सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल दागने की आवश्यकता है सरकार को। आप, क्योंकि वो आपका जनप्रतिनिधि, आप, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र क्या बोलता है, हमारे से पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो हम ही माई बाप हैं पूरा इकोसिस्टम का, तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि तौर पर हम आपको चुन के भेजे हैं, तो हमारा सवाल करना प्राथमिक दायित्व है। पर लेकिन समय स्थिति देखकर भी की जानी चाहिए, यह भी साथ में एक कंसर्न है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बातें की गई है। साथ ही साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस पर भारी प्रतिबंध एक भय माहौल बनाएगा, जिसके तहत लोग चुपचाप अत्याचार सहन करेंगे। तो ऐसे परिदृश्य में लोग दमित महसूस करेंगे, अपनी राय व्यक्त करने के बजाय सहना पसंद करेंगे। तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको बनाए रखने की जरूरत है, जिसमें हम प्रेस की स्वतंत्रता भी मान लेते हैं। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो हमारे M. पतंजलि शास्त्री थे, उनके द्वारा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर आधारित है। तो यह नींव के तौर पर भी देखी जाती है, क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा जो सरकार की प्रक्रिया है, समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, संभव नहीं हो पाती है वह प्राप्त करने में। तो यह भी जरूरी है कि हमें जो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो अक्षुण्ण बनी रहे। पर ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी धारणा की परिकल्पना करते हुए अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी उसके साथ साथ चलता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रूसी मॉडल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहां पर अधिकार आपको प्राप्त है, पर आपके दायित्व आपके पीछे पीछे आपके साये के साथ चलती है। तो इसी संदर्भ में आपको समझने की आवश्यकता है। अब है संवैधानिक प्रावधान, हमारा क्या अधिकार और सीमाएं। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 1 क के निहित है, जिसमें हम बात करते हैं सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसका अर्थ होगा सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होगा। इनमें मौखिक शब्दों के साथ साथ लेखन, चित्र, फिल्में, बैनर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति की शामिल की गई है। अभिव्यक्ति का अधिकार न बोलने के अधिकार को भी शामिल करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि खेलों में भाग लेना व्यक्ति का ही एक रूप है, इसलिए यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। 2004 में ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इस स्वतंत्रता का एक रूप है। इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता। वहीं हम 19 के आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल जो हमारा 19 का 1 का A 2 3 4 5 6 ऐसे बोलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देनी चाहिए, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने, संगठनों को सम्मिलित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत में किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय और उद्योग करने की स्वतंत्रता नहीं। ये संवैधानिक प्रावधान हमारे उपलब्ध कराता है हमारा संविधान। इसी के साथ साथ किसी भी नागरिक को या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध राज्य की कार्रवाई, ध्यान रखिएगा,
राज्य की कार्रवाई के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसके माध्यम को आपको समझने की आवश्यकता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो राज्य द्वारा सभी वर्गों के नागरिकों को इस स्वतंत्रता की गारंटी न देना उनके मौखिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर मौखिक उल्लंघन की बात हो रही, गारंटी की, मौलिक अधिकारों उल्लंघन की बात हो रही, तो इसके संदर्भ क्या है इसे भी हमने पीछे बताया आप लोगों को। तो यह अधिकार वाणिज्यिक और कलात्मक अभिव्यक्ति दोनों में शामिल होता है। तो यह इस तरीके से हमें आजादी तो इसी तरीके से मिली है, पर यह युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ है। स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध कैसे होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि ये स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19(2) है इस स्वतंत्रता के पर कुछ उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। राज्य की सुरक्षा जैसे विद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना जैसी स्थिति में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक दिया जाएगा। भारत की अखंडता और संप्रभुता के मामले में अगर उल्लंघन करते हैं तो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक दी जाएगी। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति में 16वें संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया कि अखंडता बहुत संपूर्णता आवश्यक तत्व है जिसके आधार पर आपकी युक्तियुक्त प्रतिबंध को रोका जा सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए उचित शक्तियां देना है जिसमें राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारत से अलगाव या भारत के विघटन की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मुद्दे पर, ऐसे कंसर्न पर राज्य का दायित्व बनेगा, राज्य की यह प्राथमिक अधिकार होगा जिसके माध्यम से आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। अदालत की अवमानना करते इस मामले में यदि भाषण और अभिव्यक्ति उचित और निष्पक्ष सीमा से अधिक हो जाए तो अदालत अवमानना में आ जाए तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप किसी अपने बोलचाल में ऐसी बातें कर दे रहे जिससे अदालतों का अवमानना कर दे रहे तो आप संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आ जाएंगे, आपको वहां पर सजा का प्रावधान भी दिया जा सकता है। वहीं विदेशी राज्यों के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं तो ऐसे मामले भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ रोकी जा सकती है। और इसे 1951 से पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया ताकि विदेशी मित्र राज्य के खिलाफ अनियंत्रित दुर्भावपूर्ण प्रसार को रोका जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और उस राज्य के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने में खतरा हो सकता है, तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। मानहानि या अपराध के लिए भी उकसाना, ऐसा बयान जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि में किसी व्यक्ति को नफरत, उपहास, अवमानना में के लिए उजागर करना भी शामिल होता है। तो आप ऐसा काम कृत करते हैं तो आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है राज्य की संस्थाओं के द्वारा। शालीनता और नैतिकता का जवाब दे, ध्यान रखिएगा 19(2) में शालीनता और नैतिकता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का आधार के रूप में सम्मिलित किया गया है। शालीनता और नैतिकता के शब्द बहुत ही व्यक्तिपरक है, अर्थात इनके लिए कोई सख्त परिभाषा नहीं है। यह यथास्थिति के आधार पर होगा, जहां पर सिचुएशन क्या है, केस मामला क्या, उस आधार पर तय किया जाएगा कि शालीनता क्या होगी, नैतिकता क्या होगी। जैसे आप मूल ढांचा का सिद्धांत पढ़ते हैं ना कि न्यायालय तय करेगा कि कैसे, कौन सा मामला, कौन सा संदर्भ मौलिक ढांचा के विषय में आता है। तो ऐसे ही आपको शालीनता और नैतिकता युक्ति प्रतिबंधन में जब 19(2) लग रहा है वहां पर तय किया जाएगा केस स्टडी के आधार पर, केस कैसा है, केस को स्टडी करने के बाद उससे संबंधित मामलों में देखा जाएगा। इसके स्थान पर समय स्थान के साथ बदलता रहता है, ये भी ध्यान रखना है। अब मौलिक कर्तव्य के संबंध में रूसी मॉडल, अब ध्यान रखिएगा यह जो प्रश्न है स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध, आपको समझिएगा यह एक महीन रेखा है। जब आप इस ओर रहते तो आपको स्वतंत्रता की बात होती है, जब यहाँ पर इस रेखा के बाहर जाते हैं तो आप प्रतिबंध की बात होती है। आप लोग पिछले क्लास में या आप इससे भी पहले आप सुने होंगे न्यायिक सक्रियता सुने हैं ना। तो न्यायालय सक्रियता करते करते, एक्टिविटी करते करते वो क्या हो जाता है, अति सक्रियतावाद का कॉन्सेप्ट अपना लेता है ना। तो उसकी भावना क्या होती है, भावनाओं में केवल यही रहता है कि सेवाओं की आपूर्ति में व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो, यही उसका उद्देश्य रहता है। पर वो इस कार्य करने में कब वो अपनी संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन कर देता है उसको भी नहीं पता चलता। यही सेम मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बात करते करते व्यक्ति कब उल्लंघन कर जाता है उसको स्वयं पता नहीं रहता। तो इसलिए आपको इसी मामले में समझने की आवश्यकता है। एक समय व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग करता है, वही व्यक्ति दूसरे ही क्षण आपको उसको स्वतंत्रता का प्रयोग करते करते उल्लंघन कर जाता है, जाने अनजाने में या जानबूझकर भी।
तो इसी स्थिति को समझने की आवश्यकता, एक मिहिन रेखा है, इसको समझ, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं भी, इस संदर्भ को समझाने की जरूर आवश्यकता आप लोग करिएगा। अब ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य के संबंध में रूसी मॉडल क्या है। तो सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य की भूमिका में ध्यान रखिएगा, सोवियत संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं माना गया, बल्कि यह राज्य और समाज के प्रति अनिवार्य दायित्व तो माना गया। यही अनिवार्य दायित्व आपको एक बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास करता है। और नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है वे न केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करें बल्कि अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से पालन भी करें, अर्थात अपने कर्तव्यों में ईमानदारी कैरेक्टर्स डेवलप करें। अर्थात आप जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कार्य दायित्व है, उसका ईमानदारी से निर्वहन कर उसके लिए। उदाहरण के तौर पर कुछ मौलिक कर्तव्य जो सोवियत संघ में वर्णित है, जैसे मातृभूमि की रक्षा करना, श्रम करना, राज्य में संपत्ति की रक्षा करना, सामूहिकता और अनुशासन का पालन करना, ऐसे जो कंसर्न है वो दायित्व देता है वहां के व्यक्तियों को, रूस के व्यक्तियों को। सोवियत संघ की हम बात करें, जब यूएसएसआर था उस समय की बात हो रही। हालांकि जब सोवियत संघ के बाद रूस आता है तो वहां पर वर्तमान स्थिति जो भारत में है, जहां पर हमें मौलिक कर्तव्य केवल अनुक्रम की बात कर देता है, हम अधिकारों की ही केवल बात कर देते, वैसे ही रूप देखने को मिलता है। पर यूएसएसआर का मॉडल बहुत ही प्रासंगिक मुझे लगता था। क्यों? क्योंकि वह हिडन तौर पर क्या बोल रहा है कि आपके जो अधिकार है उसके साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना आपका ही दायित्व है। राज्य आपको बार बार नहीं बोलेगा कि आपके कर्तव्य यह भी है। केवल आपको यह समझने की आवश्यकता है, जब भी आचरण व्यवहार आप कर रहे हो किसी मामले में, तो आप अपने दायित्वों का भी निर्वहन करते चलिए। वैचारिक दृष्टिकोण में क्या बात करता है, तो सोवियत संघ में नायकों के कर्तव्यों की वैचारिक जड़ें मार्क्सवाद और लेनिनवाद में थी, जो यह मानता है कि व्यक्ति को समाज के व्यापक हितों में कार्य करना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व था, लेकिन वह राज्य और समाज के अधीन थी। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति स्वतंत्रता था पर राज्य और समाज के अधीन। भारत में भी अभी ऐसी ही स्थिति है। कर्तव्य पालन करना, देशभक्ति और समाजवादी नैतिकता जैसे मुद्दे आपको निर्वहन करने होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर वैचारिक दृष्टिकोण में भी आपको देखने को मिलता है। रूसी संघ, वर्तमान रूस में हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो 1993 में नया रूसी संविधान जब लागू होता है तो ध्यान रखिए नायकों कुछ कर्तव्यों का उल्लेख है, लेकिन वह सोवियत संघ की तरफ विस्तृत और बाध्यकारी नहीं है। आधुनिक रूस में मौलिक कर्तव्य मूलतः निम्न रूप से, जैसे कानून का पालन करना, करों का भुगतान करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए, कर्तव्य को निष्ठा के तौर पर देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार की बात होती है, पर जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो केवल यह हमें क्या दिया गया है, हम प्रत्येक व्यक्ति के आचरण व्यवहार पर होगा। कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होगा, राष्ट्र के प्रति वफादारी व्यक्त करता होगा, उसके कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते होंगे, वो मौलिक अधिकारों को दूसरे श्रेणी में रखता होगा। और जिस व्यक्ति को केवल हम अपना सर्वांगीण विकास चाहिए, व्यक्तिगत विकास चाहिए, वो केवल मौलिक अधिकारों की ही केवल बात करेगा। यहाँ पर यही कंसर्न समझने की आवश्यकता है इस संदर्भ के समय। आगे की राह क्या होगा, आगे की राह यह समझने का प्रयास कीजिए कि संस्था के तौर पर राज्यों की दायित्व क्या होने चाहिए। आपको स्वयं समझना होगा कि हमको ऐसे इकोसिस्टम डेवलप करने होंगे जिसके आधार पर व्यक्ति को यह एहसास होता रहे कि आप राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आपको क्या कार्य करने चाहिए। आप इसके लिए इसके लिए आप नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन करा सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट मूवीज बनवा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्थाओं में आप एक रोटेशनल पेपर, आप वेबिनार आयोजित करा सकते हैं, मेंटोर करवा सकते हैं। इस तरीके से लोगों को, ध्यान रखिए, प्रत्येक नागरिक को जब वो विकसित हो रहा है, एक नागरिक तौर पर विकसित हो जाए, 18 साल, हम स्कूल से यह क्रिया गतिविधि करवा सकते हैं, ताकि व्यक्ति को यह समझ में आए कि हमारा दायित्व इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य से। हमारा मौलिक कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत विकास की बात करता है, पर मौलिक कर्तव्य सामाजिक दायित्व अर्थात सामाजिक विकास की बात करता है, क्योंकि उसके हिडन वही मतलब होते हैं सामाजिक दायित्व का, कि समाज के विकास की बात करना, समाज के संदर्भ की बात करना, समाज के लिए बात करना। इसी तरीके संस्थाओं के साथ व्यक्ति का क्या दायित्व होना चाहिए, व्यक्ति को भी समझने की आवश्यकता है कि आप राष्ट्र की जो हमारी संप्रभुता के प्रश्न है या राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रश्न है, ऐसे मुद्दे वाली घटनाओं पर अपनी राय कम से कम
उस समय तक बचा के रखनी जब तक पूरा मामला सॉर्ट आउट ना हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको कर्तव्य और निष्ठा की बात करनी तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी अपने अपने इस कार्य को अपने धरातल पर उतार सकते हैं। आप एनजीओ बनाकर अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार के साथ मिलकर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ सरकार के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं और समाज में एक सजग नागरिक के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान में, गरीबों के उत्थान में, असहाय के उत्थानों के लिए कार्यदायित्व कर सकते हैं। तो व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा, केवल आपको कुछ एक अलादीन का चिराग नहीं दे दिए है जिसके आधार पर आप उसको ना लगड़ते रहिए और उसका असीम शक्तियों का प्रयोग करते रहिए। आपको भी प्रश्न किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, यूजीसी नेट आपको 2019 में एक प्रश्न पूछा था पॉलिटिकल साइंस में, किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य के नस्लों को लूटने के समान है? यह विचार किसका है? तो जे.एस. मिल, जॉन लॉक, जो ईसाइया बर्लिन और एफ.एन. हायेक है। किनके द्वारा कहा गया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सही उत्तर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में यथा संशोधित अनुच्छेद जो हमारा है 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिमयता के से और बिना शस्त्र इकट्ठे होना, संपत्ति का अर्जन करना, निपटारा करना, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता में आना जाना। केवल 1 2 3 4, केवल 4 1 2 4। आप सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। एक मेंस का प्रश्न ले लीजिए, लगे हाथ। आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 19 है, न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक तत्व है बल्कि सामाजिक दायित्व निर्वहन करने का प्राथमिक कुंजी है। इस कथन से संबंधित मूल भावनाओं को रेखांकित करें। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर आप अपने अपने जो ग्रुप आपके बने हुए वहां पर शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप के लिए यूपीएससी बहुत से प्लान चला रहे हैं। हो सकता है 71वीं बीपीएससी आपको 31 मार्च तक कंडक्ट करा लिया जाए या उसके फर्स्ट वीक सितंबर में ही। तो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमारे द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा प्रभाव प्रीलिम्स सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है, हम लोग कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी प्रोग्राम भी, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें आपको एसे के लगभग 24 टेस्ट, डीआई के 24 टेस्ट, पॉलिटी के 10 टेस्ट, हिस्ट्री के 10 टेस्ट, ज्योग्राफी और इको के 12 टेस्ट, करंट और आईआर के 10 टेस्ट और साइंस टेक के 8 टेस्ट आपको कराए जाएंगे। और इसमें हम आंसर राइटिंग स्किल भी आपको सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको दिए गए शेड्यूल के अनुसार चीज़ें चलेंगी। तो ध्यान रखना है, आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देना है। आज हमारा 12 तारीख कल का जो प्रोग्राम था, पॉलिटी का टेस्ट था, वो आप लोगों को अभी तक ऑर्गेनाइज करा दिया गया है। उसके बाद हम लोग टेस्ट 13 तक आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग टेस्ट पहुंचेंगे जहां तक शेड्यूल बनाए। कोई भी क्यूरी तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और युक्तियाँ इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करा सकते हैं। चलिए, हम इसी के साथ चीज़ों को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और धीरे धीरे चीज़ें हम लोग आपके सामने अवेलेबल कराते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।